नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे विराम चिन्ह और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसका अभ्यास सेट 2 करेंगे। यदि आपने अभी तक कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज ही अभी आप उस वीडियो को देख लीजिए। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है अभ्यास सेट नाम से। वहाँ पर मैंने बहुत सारे अभ्यास सेट करवाए हैं और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभ्यास तो ज़रूर करना चाहिए। और चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा और इस सीरीज़ का 16वां प्रश्न है। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है पैर, ठीक है। बिंदु मतलब एक छोटी सी बिंदी जहाँ होती है, तो पाद बिंदु जो किसी भी वर्ण के नीचे लगता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पाद बिंदु। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी वर्ण के नीचे आप देखते होंगे, जैसे हम डॉ लिखते हैं ना, तो उसके नीचे इस तरह का चिन्ह, तो ये क्या है, पाद बिंदु। किसी भी वर्ण के, किसी भी अक्षर के नीचे जो बिंदु लगता है उसे कहते हैं पाद बिंदु, ठीक। चलिए, 17वां प्रश्न है हमारा। वह वहाँ जाता है, वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अब देखिए, वहाँ एक अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें बताना है कि उसके स्थान पर आपको कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मान लो हमने इसको हटाना है, इसको कट कर देना है, ठीक है, और इसके स्थान पर हमें एक विराम चिन्ह लगाना है, तो हम यहाँ से कौन सा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। देखो, मैंने कल भी आपको बताए थे, आज फिर बताती हूँ। अल्प विराम का सिंबल ये होता है। अर्ध विराम होता है एक छोटी सी बिंदी और उसके नीचे कॉमा। लाघव चिन्ह कोई इस प्रकार का होता है और विवरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो लाघव चिन्ह तो बीच में नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। विवरण चिन्ह भी यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ के किसी का विवरण नहीं दे रहे हैं, और अर्ध विराम भी नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, वह जहाँ जाता है कॉमा बैठ जाता है, ठीक है। वहाँ के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको, फिर से बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी कि अल्प विराम एक ऐसा विराम चिन्ह है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिनको हम अधिक से अधिक के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। चलिए, आज का 18वां प्रश्न है। माता पिता शब्दों के बीच लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। बिल्कुल, कल भी ये प्रश्न आया था। माता पिता, मैंने उदाहरण आपको दिया था इसका। तो माता पिता के बीच में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा डैश लगा हुआ है, ठीक। तो हम उस चिन्ह को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्यों? क्योंकि माता पिता एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, दो शब्दों को, लेकिन दोनों क्या हैं, एक संयुक्त शब्द हैं, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसने किया है, इस योजक चिन्ह ने किया है, ठीक। और समास में इस चिन्ह का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे हमने कल एक नाम और दिया था, एक और नाम से हम इसे जानते हैं, कौन सा, सामासिक चिन्ह, ठीक। देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको फिर कह रही हूँ, कॉपी पेन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पे, उनको आप जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे, उनका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। केवल सुनने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जा कर के कुछ होगा, ठीक। चलिए, 19वां प्रश्न है हमारा। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। देखो, समाप्ति सूचक का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ लिखी या कोई पैराग्राफ लिखा, कोई निबंध लिखा, कुछ भी लिखा आपने, ठीक है, और आपने जब पूरा लिखा तो अब यहाँ पे आपका समाप्त हो गया, आपने पूरा टोटल उसको क्लियर लिख दिया, ठीक है। तो समाप्ति सूचक, अब आपको क्या, हम वैसे इसका प्रयोग कम करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लास्ट में डैश डैश और एक ज़ीरो टाइप बना दिया और फिर डैश डैश, तो ये क्या होता है, हमारा समाप्ति सूचक होता है। कई बार आपने देखा होगा किताबों में इस तरह के स्टार बने होते हैं, इस तरह के, तो ये भी एक समाप्ति सूचक है, ठीक है। या फिर इस तरह का चिन्ह बना रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पैराग्राफ है वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, ठीक। तो इसमें सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा हमारा,
ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझा पा रही हूँ। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा है। यदि नहीं लग रहा है तो मैं फिर अपना तरीका बदल करके फिर आपको नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगी, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए आप, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है हमारा। रामू जिसकी कल टांग टूट गई थी या टूटी थी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, टूटी थी वह बड़ा रामू जिसकी कल टांग टूटी थी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। देखो यहाँ पे क्या है, रामू एक व्यक्ति है, ठीक है, और अगर हम चाहते तो सीधे सीधे ये बात कह सकते थे कि रामू अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन हमने यहाँ पे एक अतिरिक्त वाक्य जोड़ लिया है, जिसकी कल टांग टूटी थी, यानी कि उस रामू की पहचान आज क्या है, उसकी टांग टूट चुकी है ना। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। अब इस वाक्य में हम क्या करेंगे, एक उचित विराम का प्रयोग करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, रामू के तुरंत बाद यहाँ पे, ठीक। क्योंकि देखो हमने कल भी इस चीज़ को पढ़ा था, रामू एक व्यक्ति है और उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात, एक एक्स्ट्रा विशेषता उसकी यहाँ पे बताई गई है कि जिसकी कल टांग टूटी थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्प विराम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे इस तरह के अतिरिक्त, यानी कि जो ये वाली लाइन है ना, जो ये वाला वाक्य है, इसका भाव किस में निहित है, इसमें निहित है, पहले वाले वाक्य में, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या लगाने हैं, वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न है हमारा, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े अंश का, आपको कुछ बड़ी चीज़ लिखनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको छोटे छोटे रूप में लिखें, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब लाघव चिन्ह क्या होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और लाघव चिन्ह होता है ये एक ज़ीरो टाइप से। देखो जैसे आपको लिखना है, जैसे हम लिखते हैं ना MA, जैसे कोई MA करता है तो हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं, या MA इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो क्या है, जो ये हमने ज़ीरो उनके आगे बनाए हैं ना, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट, लेकिन हम उसे पूरा नहीं लिखते हैं, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं M0, और वैसे इसे ज़ीरो नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो कोई भी शब्द है बड़ा, या कोई भी शब्द आप देखते हैं, फुल फॉर्म ज़्यादातर इसमें आती हैं, जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं ना, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 इस तरह से बना करके, तो वो उसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, ये एक छोटा सा 0, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। अब आपके पास ये प्रश्न आपको वाक्य शुद्धिकरण में भी पूछा जाएगा। आपने देखा होगा कई बार प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। तो बिल्कुल सेम कुछ यहाँ पर भी वैसा ही लिखा हुआ है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। यहाँ पे बस थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा बदल दी गई है कि सही विराम चिन्ह, हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे आपको अनेक दृष्टिकोणों से सोचना है, ठीक। तो देखो, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक पहली बात यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको बता रहा है कि छी तुमने क्या कर दिया, नाम ही डुबो दिया, तो वो पूछ नहीं रहा है, वो उसको बता रहा है, ठीक है, उसकी बात को, उसको मतलब नकार रहा है कि तुमने क्या कर दिया, नाम ही डुबो दिया, ठीक। तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, पहला वाला कट जाएगा हमारा, छी तुमने नाम ही डुबो दिया। देखो संबोधन जो ये विस्मयादिबोधक है ना,
वो हमेशा छी के बाद लगेगा, क्योंकि छी एक ऐसा शब्द है जो कि किसी चीज़ को मैंने कल भी कहा था आपको कि बहुत गहरे भाव को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। या घृणा, विस्मय, किसी को याद करना, तो ऐसे भाव जहाँ पे होते हैं ना, ऐसे शब्द जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि छी के बाद क्या आना चाहिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, सी में हमारा क्या हुआ है, छी यानी कि विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। तुमने तो नाम ही डुबो दिया, और फुल स्टॉप लास्ट में लगा है, पूर्ण विराम। तो इसका मतलब बाकी के 3 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, ठीक है। डी वाला भी गलत हो जाएगा, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 23वां प्रश्न है हमारा, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए चिन्ह को पहचानो। तो आश्चर्य जहाँ पे अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा है कि जहाँ पे आश्चर्य हो या कोई घृणा का भाव हो, किसी को याद करना हो, किसी को पुकारना हो, या कोई गहराई वाला भाव जहाँ पे उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का हमेशा प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आश्चर्य व्यक्त करना, अरे बाप रे, जैसे हम देखो उदाहरण बताती हूँ, जैसे कहते हैं अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, कहते हैं ना। तो जहाँ पे इस तरह के भाव होते हैं ना, तो वहाँ पे हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए 24वां प्रश्न है हमारा, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अब बताइए किसका हो सकता है। बिल्कुल सी ऑप्शन का, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, कोष्ठक का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो कोई लिख रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं हम, तो बीच में हम कोष्ठक बना देते हैं और उसके अंदर भी हम एक शब्द लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर अपनी बात आगे लिख देते हैं। तो जो यहाँ पर हमने शब्द लिखा है ना, उसका दूसरा जो मीनिंग होता है, उसका जो दूसरा अर्थ होता है, वो हम उसके अंदर लिख देते हैं, यानी कि इसका और इसका मतलब एक ही होता है। बस हमने क्या किया कि जो यहाँ हमने जो बात लिखी थी उसका मीनिंग समझाने के लिए, उसका अर्थ समझाने के लिए हमने कोष्ठक का सहारा लिया और उसके अंदर अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है। बिल्कुल इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्त चिन्ह। और पुनरुक्त चिन्ह क्या होता है, ये ठीक है। एक ही शब्द को जब हम बार बार, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं कि भारत देश महान, फिर हमें उसके मतलब हम भारत के बारे में, हम अपने देश के बारे में हमें 10 लाइन लिखनी है मान लो, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, अब मान लो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ लिखनी है, भारत देश विशाल जनसंख्या वाला है, इस तरह से, ठीक है। तो जो भी हम इस तरह से लिखते हैं ना, अब जैसे मान लो हर वाक्य में, हर लाइन में हमें हमारा क्या हो रहा है, भारत शब्द रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इस तरह के सिंबल का वहाँ पे प्रयोग करेंगे। जो एक लाइन में आ गया, अगर वही चीज़ दूसरी लाइन में भी आ रही है, तो हम वहाँ पे इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसे कहते हैं पुनरुक्ति सूचक, ठीक है। और एक अन्य नाम भी इसको दिया गया है, अनुवृत्ति चिन्ह। लिख लेती हूँ, ध्यान दीजिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, अनुवृत्ति चिन्ह, ठीक है। तो इसको 2 नाम से जानते हैं, एक तो है पुनरुक्ति चिन्ह और दूसरा है अनुवृत्ति चिन्ह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, किसी विशेष व्यक्ति अथवा कवि लेखक के नाम के साथ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए जहाँ पर इस तरह के किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, किसी कवि, किसी लेखक का नाम हो, तो वहाँ पे हमें हमेशा कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, वहाँ पे हम हमेशा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है,
रविंद्र, जैसे हम कोई बात लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो हम उनके बारे में कुछ लिख रहे थे, ठीक है, और बीच में उनका जिक्र आया तो हमने क्या कर दिया, उनको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड, ठीक है, डबल नहीं लगेगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवतरण चिन्ह, ठीक है। चलिए अब हमारा आज का 27वां प्रश्न है, पद लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं पद लोप चिन्ह का प्रयोग, शोक व्यक्त करने के लिए, या जब किसी बात को बार बार लिखा जाए, या जब मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए, या डी है जब किसी बात को अधूरा छोड़ दिया जाए। तो पद लोप चिन्ह का प्रयोग हमेशा जब किसी बात को हम अधूरा छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। पद लोप चिन्ह क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा डैश 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 या डॉट 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 जब हम करते, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है हमारा, कहावतों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो, जहाँ पर किसी की कही गई बातें सेम टू सेम लिखी जाती हैं उन्हें हम कहावतें कहते हैं या उक्तियाँ कहते हैं, ठीक है। तो उनको हम हमेशा किसके अंदर रखते हैं, अवतरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। और अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कल भी बताया था मैंने, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इकहरा अवतरण चिन्ह और उसके बीच हम जब कुछ लिख लेते हैं, और एक होता है दोहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो होते हैं ना, तो वो किसी की कही, अब ये तो पता नहीं है कि किसके द्वारा कही गई हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्षेत्रीय भाषाओं में कहें या अपनी हिंदी भाषा में कहें, हर भाषा में लगभग कहावतें और लोकोक्तियाँ होती हैं, वो रूढ़ियों से चलती आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि वो किसके द्वारा कही गई हैं, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है। तो जो कही गई बातें होती हैं ना, हम उनको इस तरह के अवतरण चिन्ह के अंदर रख लेते हैं, ठीक। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपके पास दिया हुआ है का प्रयोग किया जाता है। अब 4 वाक्य हैं आपके पास, किस में किया जाएगा, वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होने पर, वाक्य का भाव आश्चर्यजनक होने पर, वाक्य के भाव में संबोधन होने पर, वाक्य का भाव पूर्ण होने पर। तो देखो, वाक्य का भाव जहाँ पे प्रश्नवाचक होता है ना, वहाँ पे हम हमेशा प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक लगा देते हैं। तो इस तरह के जहाँ पे भाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, ठीक। चलिए लास्ट प्रश्न हमारा, बस इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। सीधी सी बात है, सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात पे, तो बस के बाद क्या आ जाएगा, कॉमा लगा देंगे हम, ठीक है। बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात पर आप बिगड़ गए। तो इस तरह के जहाँ पे वाक्य होते हैं वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। 15 प्रश्न आज हमने सॉल्व किए और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होती रहूँगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।